नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। चर्चा में आज बात नई शिक्षा नीति की, किस तरीके से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाओं को लेकर ये नई शिक्षा नीति आई है और 2020 में जब ये लागू हुई उसके बाद अब 2023 में हम आ चुके हैं और अब तक क्या कुछ बदलाव देखने को मिले हैं और किस तरीके से नए रास्ते खुले हैं युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। जिस तरीके से बदलाव के प्रावधान इस नई शिक्षा नीति में किए गए थे उससे किस तरीके से देश की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव देखने को मिला है और कैसे व्यावसायिक शिक्षा की तरफ ये देश अब आगे बढ़ रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। हमारे साथ डॉक्टर विजय अग्रवाल जी हैं, आप कुलपति हैं आरकेडीएफ कॉलेज विश्वविद्यालय भोपाल के। बहुत बहुत स्वागत करते हैं विजय अग्रवाल जी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे आपसे कि नई शिक्षा नीति सरकार करीब 34 साल बाद इस देश में आई है और कई बड़े लक्ष्यों के साथ इसको लेकर आया गया है। पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार का एक बहुत बड़ा मोटो जिसे कहें, बहुत बड़ा लक्ष्य जो है वो इस शिक्षा नीति के जरिए सरकार लेकर आई है। क्या कुछ अगर देखें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, अगर देखें किस तरीके के बदलाव अब तक देखने को मिलते हैं? जी, बहुत अच्छा प्रयोग है ये और मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत बहुत दिनों से थी और निश्चित रूप से इस सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है कि हमारी जो शिक्षा है वो भारत केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। इस जो नई शिक्षा नीति है 2020 की, इस शिक्षा नीति में सबसे जो केंद्र में अहम बात है वो यह है कि भारत केंद्रित शिक्षा है। अभी तक हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी वह कहीं ना कहीं पश्चिम से प्रभावित शिक्षा प्रणाली थी और हमारे विद्यार्थियों को ऐसा लगता था कि पश्चिम में ही सारा कुछ ज्ञान है, लेकिन हमारी जो ज्ञान परंपरा है उससे जुड़ने का अवसर मुझे लगता है कि अच्छी तरीके से और स्कूल के पाठ्यक्रमों में और कॉलेज के पाठ्यक्रमों में उसका समावेश करते हुए बनाया गया है। ये महत्वपूर्ण बात है। ये कहा गया सर कि जब ये शिक्षा नीति लागू हुई कि एकदम से इसको लागू कर देना भी प्रैक्टिकली ठीक नहीं था और संभव भी नहीं था, लिहाजा चरणबद्ध तरीके से इसको धीरे धीरे करके उसको पूरी तरीके से लागू किया जाएगा। अब तक अगर बात की जाए, चूंकि अब अगले सत्र की तरफ हम जा रहे हैं, करीब 1.5 से 2 साल का वक्त हो चुका है और नई शिक्षा नीति को अपनाया भी जा चुका है। कहाँ तक हम पहुँचे हैं, लगभग कितना उसको अपना लिया जा चुका है अब तक? देखिए, जब कोई शिक्षा नीति बनती है तो उसके कई आयाम हैं। पहला तो विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करना कि एक पुरानी परंपरागत शिक्षा से हट के और एक नई तरह की प्रणाली में उनको जाना है, तो उसका माइंडसेट, उसका मानसिक जो बनावट है उसमें परिवर्तन। जो शिक्षक हैं उनके मानसिक स्तर में सुधार, उनको लगता है कि अब तक जो हम कर रहे थे वही सर्वश्रेष्ठ था, तो इसमें बदलाव करने में थोड़ा समय लगता है। सबसे बड़ी चुनौती थी कि हम अपने पाठ्यक्रमों में किस तरह का बदलाव करें। तो पाठ्यक्रमों के बदलाव के लिए बहुत सारी समितियां बनी, उनके सुझाव आए और उच्च शिक्षा के स्तर पर पिछले 1 वर्ष में मध्य प्रदेश में विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी काम हुआ है और प्रथम वर्ष के जो स्नातक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन कर लिया गया है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का परिवर्तन शिक्षा के ढांचे में हुआ है, जिसे कि हम कहते थे कि 10+2 सिस्टम, 10+2+3, इसमें बदलाव करके 5+3+3+4 किया गया है। मतलब 5 साल और 8 साल की जो शिक्षा है वो बुनियादी शिक्षा का हिस्सा है और इसमें हम कहते हैं कि विद्यार्थी का जो मस्तिष्क विकसित होता है वो इन्हीं 8वीं कक्षा तक होता है। तो इसलिए जो 12, 13, 14 साल की आयु का विकास है बच्चे का, वहीं पर सारा की सारा ध्यान केंद्रित किया गया है कि बच्चों को जो कुछ भी बताना है, जो फंडामेंटल है, जो आधारभूत चीज़ें हैं, वो उस स्तर पर बता दी जाए। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कहा कि ये नई शिक्षा नीति जो है वो भारतीय शिक्षा पद्धति की तरफ जाती हुई दिखाई देती है और लगभग उसी की ओर इसको लेके जाया गया है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये व्यावसायिक शिक्षा को भी बढ़ावा देने का काम करे, ये कौशल दक्षता जो है बच्चों के अंदर उसको बढ़ाएगी। क्या वो ऐसे प्रावधान हैं जिनसे कौशल विकास बच्चों का हो सकता है, विद्यार्थियों का हो सकता है, व्यावसायिक शिक्षा की तरफ बच्चे जा सकते हैं? देखिए, 6वीं से 8वीं के बीच में जो पाठ्यक्रम बनाए गए हैं उसमें व्यावसायिक शिक्षा को महत्व दिया गया है। वहाँ बच्चे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कर रहे हैं। वहाँ बच्चों को बताया जाता है कि आपके अंदर कौन से कौशल का विकास हो सकता है, आप खुद उसका चुनाव करिए।
आप एक अच्छे मैकेनिक के लिए बन सकते हैं, आप अच्छे इलेक्ट्रीशियन बन सकते हैं। तो पढ़ाई करने के साथ साथ एक ना एक कोई कौशल विकास का पाठ्यक्रम का कार्यक्रम उनको चुनना होता है, और उसमें जो उनकी रुचि के अनुसार हो उस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं स्कूलों में, और उस तरह के पाठ्यक्रम बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त जब हम ग्रेजुएशन लेवल की बात करते हैं तो उसमें जो परिवर्तन किया गया है उसमें चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है। अब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में दो मुख्य विषय रखे गए हैं और दो जो हैं वो गौण विषय रखे गए हैं, जिनको हम मेजर और माइनर बोलते हैं, इलेक्टिव्स बोलते हैं। तो इन इलेक्टिव्स में बच्चे को बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं कि वो अपने रुचि के विषयों को चुन सकते हैं, और पहले साल अगर वो पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करके छोड़ देते हैं तो उन्हें एक सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र मिलेगा। 2 साल में कर लेते हैं तो उनको डिप्लोमा का प्रमाण पत्र मिलेगा। 3 साल में कर लेते हैं तो वो ग्रेजुएट कहे जाएंगे, और अगर 4 साल में 75% के साथ पास होते हैं तो उनको ऑनर्स की डिग्री मिलती है। और एक परिवर्तन और भी किया गया है कि अगर कोई पीजी करना चाहता है, स्नातकोत्तर करना चाहता है और 4 वर्ष में 75% लेकर आता है तो उसे 1 वर्ष में जो स्नातकोत्तर उपाधि दे दी जाएगी और वो बच्चा फिर पीएचडी भी कर पाएगा। तो ये कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो बच्चों के लिए बहुत सहायक है। क्या आप मानते हैं कि स्कूली शिक्षा के साथ साथ, चूंकि इससे पहले जो शिक्षा पद्धति हमारे देश में चल रही थी जी, करीब 34 साल चली, अब तक आज़ादी के बाद कहा जा रहा है कि ये तीसरी शिक्षा नीति है जो अब तक आई, लेकिन 34 साल बाद आप आई थी। इससे पहले जो शिक्षा पद्धति चल रही थी, शिक्षा के स्तर के सुधार में ये शिक्षा नीति एक महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली है, कर रही है और करेगी? बिल्कुल। इसमें इस दृष्टि से सुधार दिख रहा है कि हमारे यहाँ का बच्चा ग्रेजुएट होने के बाद नौकरी की तलाश में घूमता था और वो सिर्फ एक रद्दी कागज़ के टुकड़े की तरह उपाधि उसके काम आती थी। लेकिन अब ये है कि अगर उसकी रुचि है, वो अपना एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, वो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता है, तो भारत सरकार ने जो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए बैंक से लोन की सुविधा और स्टार्टअप की सुविधा भी दी है। तो आप एक तरीके से देखें कि व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य शिक्षा से जोड़कर जो परिवर्तन किए गए हैं उसका फायदा युवा पीढ़ी को बहुत अच्छी तरीके से और उनके भविष्य में सुधार करने के लिए ज़रूर मिलेगा। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर देखें इसको, क्योंकि नीति तो सरकार ने बना दी है, लेकिन अब उस नीति के चाहे वो डिजिटल एजुकेशन की बात की जाए उसको भी इसमें शामिल किया गया है, और पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमको बनाना होगा। उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से देश किस तरीके से तैयार नजर आता है? आप लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं सर, जी, आपने प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के कुलपति हैं और एक कुलपति होने के नाते भी आप एक सिस्टम को चला रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देश और संस्थान हमारे किस तरीके से तैयार हैं? देखिए, 2 तरह की स्थितियां हैं भारतवर्ष में। एक तो ऐसे संस्थान हैं जो सरकार पर आधारित हैं और सरकार के जो अनुदान हैं उन पे चलते हैं। भारत सरकार ने लगभग 3 वर्ष पहले इस तरह की योजना बनाई कि रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो चलाया, उसके अंतर्गत बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो शिक्षा नीति आने के साथ साथ सरकार एक दूसरे क्षेत्र में भी काम कर रही थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे ठीक करें। कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटराइजेशन के लिए बहुत पैसा सरकार ने दिया। नेटवर्क तैयार करने के लिए एनकेएन की लाइनें बिछाई महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में। तो सरकार ने बहुत ध्यान दिया इस तरफ कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बने। अटल इंक्यूबेशन सेंटर की मदद से उन्होंने जो इनोवेशन है, जो नवाचार हो रहा है, उस पर बहुत सारा काम किया। और मुझे लगता है कि जो निजी विश्वविद्यालय हैं, जो निजी संस्थान हैं, उनके सामने भी ये जिम्मेदारी आई कि अगर शासकीय विद्यालयों में इस तरह की सुविधाएं उत्पन्न हो रही हैं, तैयार की जा रही हैं, तो हम कहीं पिछड़ न जाएं। तो उन्होंने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम किया। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम तैयार करना और उस पाठ्यक्रम को भली भांति चलाने के लिए सुयोग्य अध्यापकों की नियुक्ति, ये बहुत बड़ा चैलेंज है जिसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। अध्यापकों की नियुक्ति का बहुत सही मुद्दा आपने उठाया, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि हमें अध्यापकों को प्रशिक्षित भी करना होगा। जी, जी। जिस तरीके से हम नई पद्धति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो बच्चों तक तब वो पहुंचेगी जब अध्यापक प्रशिक्षित होंगे, पुरानी पद्धति से बाहर निकलेंगे। उसको लेकर, उनकी ट्रेनिंग्स को लेकर और उनको प्रशिक्षित करने को लेकर किस तरीके से पूरी एक कार्य योजना नजर आती है? जी, देखिए, इसमें बहुत आमूल चूल परिवर्तन किया गया है। पहले क्लासरूम की जो टीचिंग होती थी वो ये होती थी कि टीचर क्लास में गया, चॉक डस्टर से उसने पढ़ाया, बच्चे से कोई संवाद नहीं होता था
और थोड़े बहुत सवाल बच्चे ने पूछे तो टीचर ने उसका जवाब दिया, लेकिन वो बच्चों को जिज्ञासु नहीं बनाता था। तो शिक्षा का जो बेसिक उद्देश्य है कि हम अपने छात्रों को जिज्ञासु बनाते हैं, उनके अंदर जो ज्ञान के लिए उत्सुकता पैदा करते हैं। तो अभी जो नई पेडागॉगी है, जो नई शिक्षण पद्धति है, उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है और इसके लिए भारत सरकार ने बहुत सारे केंद्र स्थापित किए हैं। महामना मालवीय मिशन चलाया है, NITs को किया है, IITs को किया है। और एक बड़ी बात यह है कि जो किताबों में जो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, भारत सरकार ने उन तमाम सारी चीज़ों को पोर्टल के माध्यम से, अच्छे प्रोफेसर्स के लेक्चर, अच्छे जो नोट्स हैं, उनको सब उपलब्ध करा दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कोई भी विद्यार्थी पाठशाला में जाकर HRD की और इंटरनेट के माध्यम से वो सारा की सारा ज्ञान फ्री में ले सकता है। और सरकार और कोई शिक्षक जो भी लेना चाहे तो वो ये बहुत बड़ी सुविधा है जो कि सरकार ने उपलब्ध कराई है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो शिक्षकों की कमी है वो इसके माध्यम से भी पूरी कर ली जाएगी। होगी सर, ये उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ तो एक ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने अपनों से दूर हो गए हैं, उनको मिलवाने की जिम्मेदारी भी हमारी है और उनकी जानकारी हमारे दर्शकों को दे दें। और उसके बाद जब लौटेंगे तो ये भी बात करेंगे कि अंतिम पंक्ति तक शिक्षा व्यवस्था पहुंचाने को लेकर ये नई शिक्षा नीति की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। कुछ तस्वीरें अब आपके सामने आ रही हैं, जो लोग अपने लोगों से गुम हो गए हैं, दूर हो गए हैं। अगर आपके आसपास में हो तो उनकी जानकारी दीजिएगा। रोशनी उर्फ प्रेम भाई इनका नाम है, उम्र 38 साल है, कद 5 फीट 3 इंच है, रंग सांवला है, चेहरा गोल है, एक हैरा बदन है, सलवार सूट पहनी हुई हैं। वाजपेयी नगर शाहजहानाबाद भोपाल से लापता हो गई हैं। इनके बारे में जानकारी हो तो हम अंत में एक पता बताएंगे आपको। संजय उर्फ गुनगुन है, 14 साल इनकी उम्र है, कद 4 फीट 3 इंच है, रंग गेहुआ है, चेहरा लंबा है, एक गहरा बदन है, जीन्स टी शर्ट जैकेट पहने हुए हैं और बलवीर नगर भोपाल से ये भी लापता हो गए हैं। अगली तस्वीर आपके सामने जैनम खान की आ रही है, 20 साल इनकी उम्र है, कद 5 फीट 5 इंच है, रंग सांवला है, चेहरा गोल है, जीन्स टी शर्ट ब्लेज़र पहनी है और रुस्तम खां का आहता भोपाल जो है वहाँ से ये लापता हैं। एक और तस्वीर जैनब खान, उम्र 21 साल है इनकी, कद 5 फीट 3 इंच है, सांवला चेहरा है, गोल एक गहरा बदन है, सलवार सूट पहनी है, संजय नगर भोपाल से ये लापता हुई हैं। और अब पता आपके सामने आ रहा है अगला, पुलिस मुख्यालय अपराध अनुसंधान विभाग भोपाल। इन चारों लोगों के बारे में अगर कोई सूचना आपके पास हो, किसी एक व्यक्ति के बारे में भी अगर कोई सूचना आपके पास हो तो पुलिस मुख्यालय अपराध अनुसंधान शाखा भोपाल जो है वहाँ संपर्क करें ताकि ये अपने घर वापस पहुँच सकें। विजय अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, बात नई शिक्षा नीति की कर रहे हैं, किस तरीके से नई संभावनाएं नई शिक्षा नीति से खुलती हैं, नए द्वार खुलते हैं। लेकिन विजय अग्रवाल जी, यहाँ एक सवाल ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि अंतिम छोर तक शिक्षा व्यवस्था को लेकर जाना, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था को लेकर जाना, पूर्वी राज्यों की अगर बात की जाए तो कई ऐसे राज्य थे जहाँ शिक्षा व्यवस्थाओं को पहुँचाना बहुत मुश्किल है और इस नई शिक्षा नीति के ज़रिए सरकार ये प्रयास कर रही है कि उसके ज़रिए उन अंतिम पंक्ति तक भी शिक्षा व्यवस्था पहुंचे और ना सिर्फ शिक्षा व्यवस्था पहुंचे बल्कि गुणवत्ता के साथ जो है वह शिक्षा वहां के विद्यार्थियों को मिल पाए। ये नई शिक्षा नीति इस ओर किस तरीके से आपको जाती हुई दिखाई देती है? देखिए, सरकार का बहुत ईमानदार प्रयास है कि ग्रामीण अंचलों के जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, जो 5 साल की उम्र के हैं, उनको स्कूल की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए भारत सरकार ने सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो भी औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं उनकी एक जिम्मेदारी तय कर दी है कि उन्हें इस तरह के विद्यालयों को गोद लेकर और उनके लिए काम करना होगा और इसके अच्छे परिणाम दिख रहे हैं। सरकार की यह भी योजना है कि जो बच्चे स्कूलों से जाने में कतराते हैं या स्कूलों में प्रवेश लेके और फिर छोड़ देते हैं स्कूल, उनको कैसे नियंत्रित करें, उनको कैसे हम कोशिश करके और शिक्षा का ज्ञान पहुंचाएं। इसके लिए सरकार ने कहा है कि हमारी जो सोच है वो अपनी भाषा में होती है। अगर हमारी भाषा में हम अध्ययन कराएंगे तो बच्चे निश्चित रूप से उसे समझने की कोशिश करते हैं। आपने पिछले कुछ वर्षों में देखा होगा कि एक नया फैशन चल गया था कि हमको कॉन्वेंट एजुकेटेड बच्चे चाहिए। हर आदमी चाहता था कि सरकारी स्कूलों में न भेज के हम कॉन्वेंट एजुकेशन में बच्चे को भेजें, वो उसमें गर्व का अनुभव करते थे। लेकिन अब सरकार की नीति ये है कि आप अपनी भाषा में सोचते हैं तो पढ़ाई आपकी भाषा में क्यों नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप तमिल के हैं तो तमिल में पढ़ाई, तेलुगु भाषी क्षेत्र के हैं तो उसमें पढ़ाई, हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं उसमें पढ़ाई। और लोगों को डर लगता है कि शायद अंग्रेजी हमारी कमज़ोर हो जाएगी, लेकिन नई शिक्षा नीति ये कहती है कि अंग्रेजी का भी सम्यक ज्ञान कराना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो टोटलिटी में
पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं उसमें अंग्रेजी के व्यावहारिक ज्ञान, हिंदी का ज्ञान, गणित का ज्ञान और कंप्यूटर और कोडिंग का ज्ञान ये मैंडेटरी किया गया है, इस पर एम्फेसिस दी गई है और ये किसी भी बालक की बुद्धि के विकास के लिए महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर नई शिक्षा नीति ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता बताती है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे देश में अब युवा नौकरी पाने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ऐसे तमाम योजनाएं जो हैं वो सरकार लेकर आ रही है कई सालों से और उसके अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। जिस जगह हम हैं, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के कई शहर ऐसे हैं जो स्टार्टअप्स में अच्छा काम कर रहे हैं। कई अच्छे स्टार्टअप्स देश और दुनिया में प्रसिद्ध हैं। मध्य प्रदेश की अगर देखें, रोजगारोन्मुखी शिक्षा को आगे लेकर जाना और ख़ासकर स्किल डेवलपमेंट की अगर बात की जाए और व्यक्ति ना सिर्फ सरकारी नौकरी की तरफ भागे बल्कि अपना खुद का रोज़गार, अपना खुद का स्वरोजगार वो शुरू कर सके, उसमें शिक्षा नीति कितनी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है? इस शिक्षा नीति में एक बात पर ज़्यादा जोर दिया गया है कि जो शिक्षण संस्थान हैं उनका औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ एक समन्वय होना चाहिए। जो इंडस्ट्रीज़ हैं और जो एकेडमिक्स में लोग हैं उनके बीच में समन्वय होना चाहिए। हमारी जो इंडस्ट्री की डिमांड है वो कुछ और है, पढ़ा हम कुछ और रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उन बच्चों को रोजगार नहीं मिलता था। अब सरकार ने ये कहा है कि जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल्स है या जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं वहाँ पर जिस तरह की डिमांड है उस तरह की डिमांड के अनुकूल हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो एक प्रयास तो ये है कि हम पाठ्यक्रमों में आमूलचूल परिवर्तन करें और ये हो रहा है। दूसरा ये है कि नई टेक्नोलॉजी को कैसे हम अडॉप्ट करें। टेक्नोलॉजी तो रोज बदल रही है, हम जो है विदेशों पर निर्भर हो रहे हैं, तो हमारे बच्चों को टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाने के लिए, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे आने के लिए भी प्रयास चल रहे हैं और उनका एक्सपोजर भी किया जा रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ जो बच्चा पढ़कर निकल रहा था ग्रेजुएट होकर, उसको सिर्फ नौकरी के लिए तलाश करनी पड़ती थी और वो फ्रस्ट्रेशन में आके कभी आत्महत्या कर लेता था, कभी परेशान हाल वो पागलपन का शिकार हो जाता था, मानसिक अवसाद से ग्रस्त हो जाता था। लेकिन अब सरकार ये कहती है कि आपको अगर खुद का रोजगार समझ में आता है कि करना चाहिए तो कुटीर उद्योगों की तरफ हमको लौटना पड़ रहा है। और इस क्षेत्र में जो आड़े आ रहा था वो धन आ रहा था कि हमारी फंडिंग कौन करेगा, हमारे प्रोजेक्ट को कौन बढ़ाएगा। तो सरकार की बहुत सारी ऐसी नीतियां आई हैं जिसमें अब किसी गारंटर की ज़रूरत नहीं है। बच्चा अगर अपना खुद का कोई छोटा छोटा उद्यम शुरू करना चाहता है तो बैंक उसको सपोर्ट करती है। और मुझे लगता है कि लगभग 50% जो बच्चे अब आगे आने वाले समय में निकलने वाले हैं वो एंटरप्रेन्योर बनने की दिशा में काम करेंगे, क्योंकि अब उनके लिए उद्यम स्थापित करना आसान है और उनके लिए फंडिंग की व्यवस्था सरकार कर रही है। सर, भारत इस समय G20 की अध्यक्षता कर रहा है। अलग अलग कार्य समूहों की बैठक चल रही है। शिक्षा कार्य समूह की अगर बात की जाए, चेन्नई में इसकी पहली बैठक हुई है, दूसरी बैठक वर्तमान में अमृतसर में चल रही है। 4 प्रमुख विषय जो इस पे चर्चा में लाए जा रहे हैं उनमें से एक यही है कि आजीवन सीखने की पद्धति को कैसे अपनाया जाए, डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कैसे शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए, लर्निंग लॉस जो पिछले दिनों कोरोना काल के दौरान अलग अलग देशों में देखने को मिला है उसको रिकवर करने में सभी देशों ने किस तरीके से काम किया। ऐसे तमाम वो प्रयास हैं जो इस बैठक में चर्चा के लिए लाए गए हैं और मंथन चल रहा है, क्योंकि दूसरी बैठक वर्तमान में अमृतसर में चल भी रही है और आज भी उस पर मंथन हो रहा है। आपको लगता है कि भारत इन तमाम विषयों को छूते हुए ये नई शिक्षा नीति के साथ G20 देशों को भी एक नया संदेश दे रहा है कि किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था में, चाहे वो लर्निंग लॉस की बात की जाए कि कोरोना काल में किस तरीके से जो जिन देशों में डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करते हुए शिक्षा व्यवस्था में जाना संभव नहीं नजर आ रहा था लेकिन उनको जाना पड़ा और वो गए, भारत भी उनमें से एक था और भारत ने उस पर अच्छा काम किया। इस तरह की चीज़ों को, इस गैप को ख़त्म करने में और नवाचारों को साझा करने में इस तरह के प्लेटफॉर्म में भारत की नई शिक्षा नीति लोगों के अंदर एक उत्सुकता का केंद्र बनी हुई है जानने के लिए। देखिए, जो कोरोना के समय हमारा अनुभव हुआ तो हमने देखा कि ऑनलाइन लर्निंग हम बहुत इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर पाए, चाहे वो जूम के माध्यम से हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से हो, चाहे गूगल के माध्यम से हो। हमने बहुत अच्छी तरीके से अपने बच्चों को एंगेज करके रखा। वो फ्रस्ट्रेशन के शिकार नहीं हुए, उनके जो जनरल प्रमोशन की भी नौबत नहीं आई, उनको जो मटेरियल मिला, उनके डिस्कशन हुए, इंटरेक्टिव सेशंस हुए। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये थी कि हम जो है वो किस तरह से जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करके बच्चों को टीचिंग एड की तरह उसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
और इसमें हमने काम किया। 2 साल में जो हमारे स्टेटिस्टिक्स है वो ये बताती है कि हिंदुस्तान के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने इसका बहुत इस्तेमाल किया और बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया। जहाँ तक गुणवत्ता का सवाल है तो अब ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म डेवलप हो गए हैं कि आप इंटरैक्टिव लर्निंग भी ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं। उसके लिए जो सॉफ्टवेयर हैं उसमें भारतीय जो कंप्यूटर के वैज्ञानिक हैं वो उसमें सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर हैं, वो बहुत सारा काम कर रहे हैं और मूडल प्लेटफॉर्म पर भी इस तरह की एक्टिविटी चल रही है। आईआईटीज़ ने भी अब सिर्फ इंजीनियरिंग एजुकेशन पर केंद्रित नहीं है, एनआईटी सिर्फ इंजीनियरिंग एजुकेशन पर केंद्रित नहीं है, वो भी टीचर्स को ट्रेंड कर रही हैं, प्रशिक्षित कर रही हैं कि आप डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने शिक्षण पद्धति को बेहतर कैसे बना सकते हैं। भारत सरकार का जो एक्रीडिटेशन का जो प्रोसेस है उसमें जो क्लासरूम टीचिंग है उसमें इंटरैक्टिव बोर्ड्स हैं, जो ई लर्निंग के रिसोर्सेज हैं उस पर बहुत ध्यान दिया गया है। और सबसे ख़ास बात यह है कि फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे इतना जोर दिया गया है कि लगभग मुझे लगता है कि जितने फैकल्टी हैं सबको साल में एक बार तो नई शिक्षा नीति के तहत ट्रेनिंग लेना आवश्यक है कि वो नई पेडागॉगी और नई टेक्निक जो है टीचिंग लर्निंग की उसमें पारंगत होकर अपने शिक्षकों के, अपने विद्यार्थियों के साथ समावेश करते हुए शिक्षा के उसको आगे बढ़ाए। कई ऐसी लैब्स तैयार हो रही हैं सर, इस देश में हो भी चुकी हैं, जो बच्चा वहाँ पर जाके वो अनुभव कर सकता है कि वो कारखाने में जिस तरीके से उसको ट्रेनिंग लेगा, सीखेगा डिजिटली तकनीक के साथ। अगर वो वेल्डिंग करना सीख रहा है तो वो एक लैब में जा सकता है और वो एक हाथ में एक उपकरण पकड़कर वो ये तय कर सकता है और उसको सीख सकता है कि वेल्डिंग किस तरीके से की जा सकती है। डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ते हुए इस भारत की तस्वीर और शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करती हुई भारत की तस्वीर किस तरीके से देखते हैं आप इसको? देखिए, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जैसा मैंने आपको पहले कहा कि हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत सरकार इसको प्रमोट कर रही है। भारत सरकार की जो नीति आयोग ने एक रिकमेंडेशन किया उसने ये कहा कि नेशनल फंडिंग एजेंसी हम बनाएंगे और उसमें इस तरह के प्रोजेक्ट्स को हम प्रमोट करेंगे, उसके लिए हम फंडिंग देंगे। अच्छे प्रोजेक्ट सबमिट हो रहे हैं और मुझे लगता है कि आगे आने वाले साल भर के अंदर बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज उभर कर सामने आने वाली हैं जो कि 3 डायमेंशनल टेक्निक्स हैं, जहां पर कि बच्चा बैठकर हवाई जहाज उड़ाने का प्रशिक्षण भी प्राप्त कर लेगा, वो 3 डायमेंशनल जो इमेजेस बनाने का भी काम कर लेगा, 3 डायमेंशनल पिक्चर्स जो स्कैनर्स हैं वो बहुत तेजी से आ रहे हैं। तो अब बच्चे को क्लासरूम में बैठ के सिमुलेशन के माध्यम से, और जैसा आपने कहा कि वेल्डिंग जो है वो एक ऐसी लैब तैयार होगी जहां पर कि वो वर्चुअल तरीके से काम सीखेगा लेकिन ऐसा लगेगा कि वो स्किल्ड हो गया है उसके माध्यम से, तो वो पूरी की पूरी टेक्निक डेवलप होने का काम चल रहा है। तो ये वो नई शिक्षा नीति जिसकी चर्चा इन दिनों जब G20 की बैठकें भी चल रही हैं, पूरे G20 देशों से जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग जो हैं वो भारत में आ रहे हैं और वहाँ पर इस पर मंथन हो रहा है। लेकिन जिन 4 प्रमुख विषयों पर चर्चा फिलहाल देश और दुनिया में चल रही है वो यही कि लर्निंग लॉस जिस तरीके से हुआ कोरोना काल में उसको ख़त्म करने में, खासकर G20 देशों की अगर बात की जाए तो उन्होंने क्या नए प्रयास किए, नए इनोवेशंस के साथ, डिजिटल तकनीक के साथ शिक्षा व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जा रहा है और आजीवन सीखने की क्षमता कैसे विकसित की जा सकती है। ये तमाम वो विषय जिन पर G20 की बैठकों में भी, शिक्षा समूह की बैठकों में चर्चा चल रही है और भारत की नई शिक्षा नीति इन तमाम विषयों को कवर करती है। भारत की नई शिक्षा नीति ये बताती है कि भारत इन तमाम विषयों पर काम करने पर बहुत गंभीर है और यही कारण है कि इन बैठकों में भी भारत की नई शिक्षा नीति को जानने की उत्सुकता देखने को मिल रही है। लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। इसके साथ साथ दुनिया ये भी देख रही है कि भारत किस तरीके से मॉडर्नाइजेशन के साथ, डिजिटलाइजेशन के साथ स्किल्स ट्रेनिंग पर काम कर रहा है। मार्केट की डिमांड की जो बात कर रहे थे विजय अग्रवाल जी, किस तरीके से मार्केट की डिमांड क्या है उसको शिक्षा व्यवस्था पे समाहित करते हुए उस डिमांड के आधार पर बच्चों को तैयार करने की प्रक्रिया पर भारत इस समय काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि नई शिक्षा नीति नए अवसरों को खोल रही है, नई संभावनाओं को सामने लेकर आ रही है और ये शिक्षा नीति जब पूर्ण रूप से पूरे देश भर में लागू हो जाएगी तो एक नई शिक्षा व्यवस्था का, एक नई शिक्षा व्यवस्था का जो पूरा स्वरूप है वो सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे विजय अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस नई शिक्षा नीति पर चर्चा के लिए। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।